नमस्कार दोस्तों। सर्वप्रथम इस मंच के माध्यम से मैं आप सभी लोगों का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। तो दोस्तों, आज का जो हमारा सेशन है ये इजराइल पैलेस्टाइन सीरीज के ऊपर ये छठवां हमारा लेक्चर रहेगा। और हम आज समझेंगे कि ड्यूअल अलायंस के बाद जो आगे की सारी गतिविधियां हैं वो किस तरीके से आगे बढ़ती है। तो दोस्तों, देखते हैं आज का हमारा सेशन बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सेशन। तो लेट्स स्टार्ट द टुडे सेशन। तो हम लोग अभी तक बात कर चुके हैं जो ड्यूअल अलायंस के थ्रू, यानी जो अपना ड्यूअल अलायंस था वो हम लोग बात कर चुके थे। अब आज हमें बात करना है सेकेंड इंटरनेशनल की। सेकेंड इंटरनेशनल जो होता है 1878 में, इसके बारे में आज हमें बात करनी है, उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। तो सेकेंड इंटरनेशनल जो वॉर होता है ये क्या होता है, इसमें क्या होता है कि सेकेंड इंटरनेशनल जो वॉर होता है इसके अंदर दो चीज़ों का वो होता है कि जो वॉर होता है वॉर के अंदर जो जिसका इंटरेस्ट रहता है वो मैं आपको बता चुका हूँ कि कैपिटलिस्ट कंट्री जो होती है, कैपिटलिस्ट कंट्री होती है, इनका इंटरेस्ट होता है। और जो पुअर्स लोग होते हैं, जो यानी नॉर्मल जो अपने शोषित लोग होते हैं या कॉमन पीपल होते हैं, तो इनके ऊपर बर्डन होता है वर्किंग क्लास के ऊपर, वर्किंग वर्किंग क्लास के ऊपर। और फिर जो ये वर्किंग क्लास है तो इसमें क्या होता है कि जो वर्किंग क्लास के ऊपर ये एक प्रकार का बोझ होता है। तो ये लोग क्या करते हैं कि ये वॉर्स अगेन वॉर की संधि को, वॉर्स अगेन वॉर को स्टार्ट करते हैं। अब वॉर्स अगेन वॉर्स को स्टार्ट करने के पीछे क्या कारण थे, क्योंकि दोस्तों ये महत्वपूर्ण चीज आपको समझनी पड़ेगी। सर, जब कैपिटलिस्ट कंट्री का ये होता है कि कोई भी जब वॉर होता है तो कैपिटलिस्ट कंट्री का इंटरेस्ट होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है वॉर के दरमियान कुछ हथियार बेच जाएंगे, वो हथियार किस कौन बना करके देगा, कैपिटलिस्ट कंट्री देगी। तो कैपिटलिस्ट कंट्री का कुल मिलाकर के इकोनॉमी डिपेंडेंट होती है। तो इकोनॉमी जब किसी चीज की डिपेंडेंसी होती है किसी चीज के ऊपर, तो नॉर्मल सी बात है उसके उसमें इंटरेस्ट होंगे। और इंटरेस्ट होंगे तो वो वॉर को क्या करेगा, प्रोत्साहित करेगा कि हाँ वॉर हो और उसका सामान बिके। और जो इससे बोझ जिसके ऊपर पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा, कॉमन पीपल्स के ऊपर, क्योंकि उनको जन हानि होगी, उसके बाद काफी सारी चीजें होंगी, काफी सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो जाएंगी, आपस में मतभेद हो जाएंगे और काफी ज्यादा नुकसान भी होगा। जान माल का ज्यादा नुकसान होता है वॉर। तो दोस्तों ये बहुत महत्वपूर्ण और बहुत सी चिंताजनक और बहुत ही सोचने योग्य बात हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है, अब एक साइड तो इसमें क्या था कि जो ये वन साइड था, इधर आपका चाइना था और इंडिया प्रेजेंट था, वेस्ट एशिया साइड। और इस साइड की अगर बात करें तो यहाँ पर यूएस था, ब्रिटेन था और आपका फ्रांस था। तो दोस्तों एक पिक्चर आपको क्लियर हो रही होगी कि किस किस तरीके से कौन कौन सी चीजें अभी होती जा रही है। अब जैसे ये सारी चीजें हो रही है तो आपको अब मैं महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स नोट करवा रहा हूँ वो पॉइंट्स आप नोट करते चलिएगा, तो आपके परीक्षा के दौरान भी काम आएंगे और ये आपको एक तरीके की होलिस्टिक अप्रोच के साथ मिल रहे हैं। आपको कहीं भी इसके बाद वर्ल्ड हिस्ट्री में इस इजराइल पैलेस्टाइन संबंध को समझने के लिए कभी भी नहीं पड़ेगा। आप एक बार सीरीज देख लेंगे आपको पूरी सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब परंतु क्या होता है कि जो जर्मनी होता है, अब जो जर्मनी है, तो जर्मनी भी तो हम कह सकते हैं कि सर जर्मनी भी तो कैपिटलिस्ट कंट्री है। तो जर्मनी क्यों इसमें, यानी जर्मनी के कैसे तरीके से इसमें हित नहीं है। तो सर मेन चीज है कि जर्मनी कैपिटलिस्ट कंट्री होने के साथ साथ वहाँ मोनार्की है, मोनार्की है। और वहां पर क्या है कि स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ स्टेट स्टेट सोशलिज्म का कॉन्सेप्ट है। तो वह बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि वो सोशलिज्म यानी सामाजिकवाद को भी साथ में लेकर के चलते हैं। नो डाउट वो कैपिटलिस्ट कंट्री तो है, वो साम्राज्यवाद को भी साथ में लेकर के चलते हैं और सामाजिकता को भी साथ में अपने साथ पिरो के रखते हैं। और ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, क्योंकि कोई भी सोशलिस्ट स्टेट होगा तो वो नॉर्मल सी बात है सामाजिकतावाद की बात करेगा, और अगर कोई कैपिटलिस्ट स्टेट होगा तो वो नॉर्मल सी बात है वो इकोनॉमी के बारे में बात करेगा, पैसे के बारे में बात करेगा। ओके, तो अब देखिए, अब किसी भी व्यक्ति को अगर या राष्ट्र को अगर आगे जाना है तो मेन चीज क्या है
कि किसी को भी अगर महान बनना है या कोई भी राष्ट्र को आगे जाना है या महान राष्ट्रों में अपना नाम दर्ज करवाना है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो उसका एक ही सूत्र है दोस्त, और वो बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है। वो है कि उसके आंतरिक स्थिरता उसके लिए बहुत मायने रखती है। अगर आपके घर में किसी प्रकार का द्वेष होंगे या किसी प्रकार के चिंताजनक विषयों पर आपके घर में आपके आंतरिक यानी इंटरनल पीस जब तक आपके अंदर नहीं होगी या आपके इंटरनल पीस आपके यहाँ नहीं होगी, तब तक आप किसी भी प्रकार से आप बाहर कुछ भी चीज नहीं कर सकते, क्योंकि इंटरनल पीस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। जब तक आपके अगर हम भारत में हिंदू मुस्लिम ही लड़ते रहेंगे, हिंदू मुस्लिम क्योंकि एक मोस्ट कॉमन तबका है जो आज भी जिनके बीच में विवाद रहता है काफी चीजों को लेकर के, तो अगर हम दोनों यानी मान के लिए दोनों तबके लड़ते रहेंगे तो कोई तीसरा बैठ करके इसका फायदा उठाता है। कोई भी हो सकता है सर, इसमें कोई तीसरा जो आपको लड़ा रहा है आपको समझना पड़ेगा कि जो हमें लड़ा रहा है वो किस तरीके से लड़ा, क्योंकि हम वर्ल्ड हिस्ट्री से ये सीख सकते हैं और सीखने योग्य बात है और सीखना भी चाहिए। कैसे दो समुदायों को आपस में लड़ा करके इसका फायदा कोई तीसरा पर्सन ले रहा है वहां बैठ करके। ये महत्वपूर्ण चीज हो जाती है कि किसी एक चीज को भड़का करके किसी एक चीज को इस तरीके से काफी सारी चीजें पनपने लगती है। इससे हम सीख सकते हैं कि किस तरीके से हमें आपस में नहीं लड़ना है और एक दूसरे के ऊपर वो नहीं कर ब्लेमिंग नहीं करनी है। सर कुछ मसलों में हो सकता है हम गलत हो, कुछ मसलों में हो सकता है वो गलत हो, और कुछ मसलों में हो सकता है हम दोनों गलत हो, कुछ मसलों में हो सकता है हम दोनों सही हो। तो हमें एक पूरी तरीके से मिक्स तरीके का तो वो नहीं करना है, पर मेनली हमें ये करना है कि सभी को साथ लेकर के चलने वाली रणनीतियां बनाना है, और ये हम इससे सीख सकते हैं कि जब तक आपके खुद की इंटरनल मैटर में पीस और शांति नहीं रहेगी तब तक आप दूसरी चीज को बहाल नहीं कर पाएंगे, दूसरी चीज को अपना नहीं पाएंगे। अब इसके बाद जो होता है सर, इसके बाद धीरे धीरे करके जब चीजें आगे बढ़ने लगती है और उसके बाद क्या होता है कि जो जर्मनी होता है ये विलियम्स टू के नेतृत्व में, अब विलियम्स टू का जो नेतृत्व में क्या होता है कि जो जर्मनी होता है इसको बैकिंग दे देता है। जर्मनी है, जर्मनी बैकिंग दे देता है किसको, विलियम्स दो को, विलियम्स दो को जर्मनी बैकिंग दे देता है। और इसकी मदद से क्या करता है, विलियम्स दो ऑस्ट्रेलिया को बैकिंग दे देता है। अब यहाँ पे जर्मनी ने विलियम्स दो को बैकिंग दी, और यहाँ पर क्या हुआ कि ऑस्ट्रेलिया को विलियम्स दो ने बैकिंग दे दी, तो इनडायरेक्टली जो जर्मनी है ऑस्ट्रेलिया के पीछे आकर के खड़ा हो गया। अब बात तो यही है ना कि जर्मनी ने विलियम्स दो को बैकिंग दी यानी पीछे से सपोर्ट किया अनकंडीशनली, और उसने विलियम्स दो ने पीछे से आकर के ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट कर दिया। तो इनडायरेक्टली क्या हो गया कि इनडायरेक्टली आपका जो जर्मनी है उसने ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करने लग गया, और जब वो ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करता है, और ऑस्ट्रेलिया और किसके बीच युद्ध हो रहा था, ऑस्ट्रेलिया और जो था ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच युद्ध था। ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के बीच युद्ध चल रहा था। अब इन दोनों के बीच वॉर है, और ये दोनों इसकी दोस्ती निभा रहे हैं, किसकी, ऑस्ट्रेलिया की। और जो साइबेरिया को मदद करने के लिए कौन आ गया यहाँ पर उनके रशिया भैया आ गए। अब रशिया भैया अगर जैसे युद्ध में कूदते हैं तो इधर से इधर फ्रांस भी कूदना पड़ेगा, फ्रांस को भी, तो इधर फ्रांस भी आ जाते हैं। वाई, बिकॉज ऑफ ड्यूअल अलायंस। why is France is coming in this war? Because of Russia is coming, and Russia and France is merged up and merged in dual alliance. तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उस समय, और ड्यूअल अलायंस के तहत उनको आना पड़ता है। मदद करने के लिए ये दोनों आते हैं, इसकी साइबेरिया की। और साइबेरिया को जो अनकंडीशनल साइबेरिया जो है वो लड़ता किससे, ऑस्ट्रेलिया से, और ऑस्ट्रेलिया को अनकंडीशनल बैकिंग कौन देता है, विलियम दो, और विलियम दो को कौन बैकिंग दे रहा होता है, जर्मनी। तो जर्मनी इनडायरेक्टली ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में आ जाता है, और जैसे ही जर्मनी यानी ऑस्ट्रेलिया के सपोर्ट में आता है तो यहाँ पर क्या होता है कि जो जर्मनी होता है, जर्मनी इनडायरेक्टली क्या करता है, फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है। कहाँ से, बेल्जियम के रास्ते से। बेल्जियम के रास्ते से जो जर्मनी है ये फ्रांस के ऊपर अटैक कर देता है, और जैसे ही वो फ्रांस के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर इंग्लैंड कूद जाता है। अब ये बेल्जियम किसके नेतृत्व में, आपको ये समझना बहुत जरूरी, बेल्जियम नेतृत्व में किसके, इंग्लैंड के, इंग्लैंड के पास नेतृत्व में, और इंग्लैंड के पास ये नेतृत्व में। और अगर आप
किसी के घर के पास से गुजरेंगे युद्ध के लिए तो नॉर्मल सी बात है वो भी उसमें एंटर होगा ही होगा। क्योंकि कितना सोचा समझा प्लानिंग है। ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया को लड़ाने के पीछे कितनी बड़ी रणनीति थी। ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया यानी दो ऐसे नेशन है जो दोनों इस्लामिक नेशन है। और अगर इस्लामिक नेशन, क्योंकि उनकी खुद की इंटरनल पीस नहीं थी इसलिए वो दोनों लड़ रहे थे। अगर आपके आंतरिक मामले और आंतरिक शांति नहीं है, इससे हमें ये बहुत अच्छी बैकिंग मिलती है और एक बहुत अच्छा एक सूत्र मिलता है और एक बहुत अच्छे सोचने योग्य थॉट मिलता है कि अगर आपके घर में आंतरिक शांति नहीं है तो आप किसी भी प्रकार से दुनिया पर राज या सत्ता को हासिल नहीं कर सकते। साम्राज्यवाद या सामाजिकता या साम्राज्य को चलाने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीजें है दोस्तों ये। क्योंकि आप देख रहे होंगे कि किस तरीके से सिर्फ ऑस्ट्रेलिया और साइबेरिया के लड़ने से कितने सारे लोग इसके अंदर इंटर्ड हो गए। विलियम्स दो आ गए, विलियम्स दो के नेतृत्व में जर्मनी ने वहां इंटर कर लिया। जर्मनी ने फिर अनकंडीशनल बैकिंग दी किसको, ऑस्ट्रेलिया को। तो उसके दौरान उसने क्या किया कि उसने फ्रांस के ऊपर अटैक कर दिया। किस लिए? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया का और साइबेरिया को सपोर्ट कर रहा था फ्रांस। कितनी सारी चीजें आप समझ रहे होंगे, छोटे से पैमाने पर कितनी सारी चीजें अब क्रिएट हो गई, यानी कितने लार्ज स्केल पे ये युद्ध और ये वॉर बढ़ता चला गया। अब बेल्जियम के रास्ते से जैसे ही जर्मनी फ्रांस के ऊपर अटैक करता है तो वहां पर इंग्लैंड सामने आ जाता है। क्योंकि जैसे ही वो वॉर के अंदर, क्योंकि मेन चीज क्या है कि जो बेल्जियम होता है वो इंग्लैंड के अंडर रहता है। और इंग्लैंड के अंदर अगर कोई चीज है और उसके रास्ते से अगर कोई यानी आगे कुछ आ रहा है तो नो डाउट उसका आना तो निश्चित है। अब कौन होता है? इंग्लैंड यहाँ पर इंटर कर देता है। और जैसे ही यहाँ इंग्लैंड इंटर करता है यहाँ से यूएस इंटर मार देता है। और जैसे ही अनकंडीशनल बैकिंग होती है तो क्या होता है कि जर्मनी इसमें आग बबूला हुआ रहता है। अब जर्मनी आग बबूला है, और जर्मनी आग बबूला है तो गुस्से गुस्से में क्या करता है कि यूएस को एक थप्पड़ लगा देता है। हम तुम्हें नहीं मानते, कुछ नहीं है, वो फलाना ढिमकाना सारी चीजों को पिरो देता है। बहुत सारा वो हो जाता है और वो गुस्से गुस्से में क्या करता है, वो यूएस को एक थप्पड़ जड़ देता है कि तुम कौन होते हो बताने वाले, तुम कौन होते हो, हम भी तो कैपिटलिस्ट कंट्री है। अपने जोश और अपने प्रभाव को खो देता है। और जैसे ही इंग्लैंड इंटर करता है, आपके गब्बर यानी आपके यूएस वॉर में कूद जाते हैं। जैसे ही उन्होंने गुस्से में आकर के थप्पड़ मारा वैसे ही यूएस एंटर्ड हो गया। और यूएस के एंटर्ड होते ही सारी कहानी बदल जाएगी, सारी कहानी बदल जाएगी। अब देखो, इसमें एक आपको मैं एक छोटी सी सीख और छोटा सा सबक बताता हूँ कि राजा बनने के लिए ना दोस्तों समझदारी का होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि राजा का जो रास्ता है ना, जो आपको राजा बनाता है ना, अगर आपको राजा बनना है तो इसके लिए किसी भी तरीके की पढ़ाई नहीं करनी है। राजा बनने के लिए समझदारी होनी चाहिए, इसका होना बहुत अति आवश्यक है दोस्त। और समझदारी जो है वो पढ़ने से आती है। तो दोस्तों अनकंडीशनली अगर आप देख रहे होंगे कि राजा बनने का रास्ता तो सर पढ़ाई से होकर के ही जाएगा। सर ये रास्ता है सर, ये आपकी समझदारी को डेवलप करेगा, ये इसको डेवलप करेगा और ये जो समझदारी है ये आपको राजा बनाएगी। सर यही तो हो रहा था कि आज जो आपकी जंग है वो पढ़ाई और समझदारी से नहीं है। आज आप राजा सीधा तो बनना चाहते पर पढ़ करके राजा बनना चाहते, या आप ये सीधे डायरेक्ट रिलेशनशिप क्रिएट करना चाहते हैं। सर ये ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना सर। जब तक ये चीज आपके अंदर क्रिएट नहीं होगी आप किसी भी एग्जाम को क्रैक नहीं कर पाएंगे। क्योंकि ऑल द एग्जामिनेशन आर रिक्वायर्ड टू मेनली ओनली एंड ओनली वन, वो है आपकी समझदारी। किस तरीके की आपकी समझ है, किस तरीके की आपकी समझदारी है, किस तरीके से आप चीजों को देखते हैं, आपका नजरिया क्या है। और समझदारी कब आती है? जब आपका आपके सेंसेस के ऊपर काबू होता है। क्योंकि सेंसेस के ऊपर काबू होने के बाद ही आपके अंदर समझदारी डेवलप होती है। और समझदारी का कोई पैमाना नहीं होता, समझदारी कभी नापी नहीं जाती दोस्त, वो तो बस होती है। और वो आपको वैसे कैसे मिलेगी? वो आपको इसी तरीके से मिलेगी जिस तरीके से मैंने आपको भी बताया है। अब इसके बाद क्या होता है सर, मैं आपको एक और छोटा सा टिप्स देता हूँ
कि दुनिया में ना तीन टाइप के लोग होते हैं, तीन क्लास के लोग होते हैं। एक होता है सीसी, कैपिटलिस्ट क्लास। उसके बाद होता है एमसी, मिडिल क्लास। उसके बाद होता है डब्ल्यूसी, वीकर क्लास, या वीकर सेक्शन भी इसको कह सकते हैं। जो कैपिटल क्लास होती है उसको क्या होता है कि इसके जो होते हैं ना, इसके कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं सर। और जिसके कॉन्सेप्ट क्लियर है ना, का मतलब ही है कैपिटलिस्ट क्लास। इसलिए सर उनके पास इतनी पूंजीपति लोग क्यों होते हैं, और कैपिटलिस्ट लोग ही क्यों, यानी जो कैपिटलिस्ट क्लास है वही क्यों, उन्हीं के कॉन्सेप्ट क्लियर है सर। और जो एमसी है, ये मिडिल क्लास है, इसके कॉन्सेप्ट कैसे रहते हैं, मिक्स्ड, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट होते हैं। और जिसके चलते उसको क्या लगता है, अगर इससे तुम पूछोगे ना सर अंडा खाते हो, ये बोलेगा पहले कि सर नहीं खाते। पर अगर ये आप इससे बोलोगे कि चलो यार हम खिलाते हैं, तो वो ये आपसे जरूर कह देगा कि ठीक है, अभी कभी कभी तो खा ही लेते हैं सर, ऐसा तो नहीं खाते पर हाँ कभी कभी खा लेते हैं। ये इस तरीके के इसके कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके कॉन्सेप्ट मिक्स्ड होते हैं। इसको क्लियर नहीं होता, कोई भी चीज, कोई भी थॉट इसको क्लियर नहीं होता। और सर मोस्ट ऑफ द पीपल दे आर सर्वाइव इन दिस फील्ड, इन दिस क्लास, and this is very very important for everyone. Please understand that सर 98% लोग हैं ना सर, इसी इसी दो कैटेगरी में आते हैं, इसी दो कैटेगरी के अंदर घूम रहे हैं सर। और जो डब्ल्यू सी है यानी वीकर क्लास है, इसको हम कह सकते हैं जिसके कॉन्सेप्ट ही वीक है, वीक कॉन्सेप्ट जिसके, वो वीकर क्लास में ही आएगा सर। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकता है, किसी भी उसमें हो सकता है। ऐसा नहीं है सर कि जिसके कॉन्सेप्ट वीक है सर, कोई भी व्यक्ति हो सकता है वो, ऐसा कोई भी व्यक्ति जिसके कॉन्सेप्ट वीक है यानी वो वीकर क्लास में आता है। जिसके कॉन्सेप्ट मिक्स्ड है वो बोलता है कि नहीं ये तो सही भी है और नहीं ये तो गलत भी है, तो फिर वो तो नॉर्मल सी बात है, मिक्स्ड कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। और मिक्स्ड कॉन्सेप्ट और वीकर कॉन्सेप्ट के लोग ही 98% है दुनिया में। इन्हीं को कहा जाता है कॉमन पीपल। इन्हीं को जो नाम दिया गया है वो कॉमन पीपल का नाम दिया गया है। बड़े महत्वपूर्ण और बहुत ही चिंताजनक, और बहुत ही चिंताजनक तो नहीं बोलूंगा सर, पर मेनली क्या है कि बहुत सोचने योग्य बात है कि क्यों केवल 2% लोग ही कॉन्सेप्ट के ही कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं। क्योंकि ये वो लोग हैं सर जो हाईली क्लास, आज के डेट में हम जिनको कहते हैं हाईली क्लास है, कैपिटलिस्ट लोग, बड़े महत्वपूर्ण लोग होते हैं सर। ये हमारी कंट्री के लिए बहुत कुछ प्रोड्यूस भी करके देते हैं और इनके हाथ में बहुत कुछ डिपेंड भी करता है सर। अच्छे अच्छे निर्णय बदल के रख देते हैं, ये वो व्यक्ति होते हैं। तो अब हम इसके आगे बात करते हैं कि किस तरीके से सारी चीजें, सर आप अगर बता रहे थे इस तरीके से अनकंडीशनल बैकिंग दे दी जर्मनी ने ऑस्ट्रेलिया को। अब इसके आगे क्या होता है सर, अब इसके आगे मैं आपको बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो मैंने आपको बताया था 1920 सेवर्स के नेतृत्व में क्या होता है टर्की के ऊपर, नेतृत्व में टर्की ने क्या करता है वेस्ट एशिया के ऊपर जाकर के मिल जाता है सेवर्स की संधि के रूप में। जब सेवर्स की संधि होती है तो वो क्या होता है कि वेस्ट एशिया में से जाकर के मिल जाता है नेतृत्व में सेवर्स। और इसके बाद क्या होता है कि यहीं पर आपका जो मेन, आपका जो मैं आपको बताया था, ये लंदन एग्रीमेंट होता है 1913। और इधर जो सेकंड चीज वो आपकी घट रही होती है वो होती है आपकी ट्रीटी ऑफ सेवर। ओके, यानी ये आपकी जो होती है ये 1920 में होती है ट्रीटी ऑफ सेवरेस। ठीक है। और इसमें क्या होता है कि इसमें जो वेस्ट एशिया होता है इसको टर्की के अंदर मिला दिया जाता है, या वेस्ट एशिया में बोल सकते हैं आप, टर्की को मिला दिया जाता है। अब इसके बाद क्या होता है सर, जो मिडिल ईस्ट, मिडिल वेस्ट वाला जो, या मिडिल ईस्ट वाला जो भाग है, सॉरी मिडिल ईस्ट वाला भाग है, तो टर्की का क्या होता है, तो टर्की का जो मिडिल ईस्ट वाला पोर्शन रहता है। अब सर ये यहाँ पर आप है ना मैप को भी लेकर के अपने साथ चलिएगा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट क्लियरिटी और कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी बहुत अच्छे से हो जाए।
आप जब एक चीज को दूसरी चीज से कनेक्ट करके देखेंगे कितने अचूक परिवर्तन हो रहे हैं, तो आपको अच्छी चीजें समझ में आएगी और कुछ अच्छा थॉटफुल और फ्रूटफुल मैनर में आपको कुछ अच्छी बेटर वेज में प्रोड्यूस होगा। अब क्या होता है कि जो ये मिडिल ईस्ट में ये टर्की ठाकुर बन जाते हैं। तो ठाकुर कौन था सर? ये तो दोनों हाथ ही गायब थे सर। एक लंदन एग्रीमेंट के थ्रू गायब हो जाता है, सेकंड आपका इधर ट्रीटी ऑफ सेवरेज की वजह से का। तो सर ये तो अब कुछ कर ही नहीं सकते ना सर, अब कुछ कर ही नहीं सकते। अब इसके बाद जो महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि यहाँ पर जन्म होता है एक महान राष्ट्र का, वो है इसराइल। तो दोस्तों अब इसके बाद क्या होता है कि इसराइल को पैदा होता है। अब आप पूछ रहे होंगे कि सर इसराइल को क्यों पैदा किया, क्या कारण था इसराइल को बनाने का, क्या मकसद था इसराइल को बनाने का। तो इसराइल जब पैदा होता है 71 एडी में, यानी 71 एडी की मैं आपको बात बता रहा हूँ। 71 एडी में इसराइल पैदा नहीं होता, उसके बाद बहुत बाद पैदा होता है। पर सर कहानी क्या है, कहानी पीछे से चल रही थी, कहानी बहुत पीछे से चल रही थी। और इसका जन्म क्यों होता है उस कहानी से मैं आपको इंटरलिंक करके बताता हूँ। अब क्या होता है कि जो 71 एडी का जो कार्यकाल होता है, 71 एडी के लगभग लगभग मेन चीज क्या होता है, जब रोमनों ने भागना शुरू किया था ना सर, रोमनों को भगाना शुरू किया था, जब भागना उन्होंने कर दिया था, तो रोमनों ने मेन चीज क्या किया था उसमें, ज्यूस को खदेड़ खदेड़ करके भगाया था सर। और जब ज्यूस को खदेड़ खदेड़ करके भगाया गया, तो ज्यूस ने सोचा कि हम अपना अलग राष्ट्र बनाएंगे, और वो जाकर के कहाँ पर, टर्की में रहने लग गए थे। यानी इस्लामिक स्टेट्स में वो पनाह मांगने लग गए थे और वहां रहने लग गए थे सर। तो उस समय क्या हुआ कि यूएस के पास कोई अपना बेस नहीं था सर, रहने के लिए जगह नहीं थी। इकोनॉमी थी पर एम्पावरमेंट, यानी एम्पायर नहीं था सर। एम्पायर होना बहुत जरूरी है। जब आपके पास पैसा हो और आपके पास रहने के लिए जगह नहीं हो, तो फिर सर वह कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। और जब आपके पास रहने के लिए जगह और पैसा नहीं हो, तब भी कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। तो सर इकोनॉमी और एम्पायर का होना बहुत ज्यादा जरूरी है, और दोनों का होना जरूरी है, ना केवल सिर्फ एक का। तो 71 एडी के लगभग क्या करते, रोम जो होते हैं, रोम लोग क्या करते, रोमन्स लोग क्या करते कि जो ज्यूस लोग थे, जो यहूदी थे वहां पर, उनको खूब खदेड़ खदेड़ करके भगाते। और फिर क्या होता है कि दुनिया में हर एक व्यक्ति, अब यहाँ पे आपको एक सीख बताता हूँ। तो छोटे छोटे मैं पॉइंट्स बताता हूँ, ये नोट कर लिया करो। ये लाइफ के अंडरस्टैंडिंग मैनर में जो सीखे हैं मैं आपको दे रहा हूँ, और जो मैंने खुद भी सीखी और मैंने खुद समझा है। क्योंकि सर जब आप क्या होता है शिखर पे होते हैं ना, ये सीख है सर, आप नोट कर लीजिए। जब आप शिखर पे होते हैं, तब दुनिया आपको प्रोत्साहित करती है, सराहना देती है। जब आप शिखर पर बैठे हैं ना, तो उस समय कुछ भी आप सीख सकते हैं सर, कुछ भी सीखा जा सकता है, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती सर। अब आप समझ रहे होंगे कि आप शिखर के ऊपर बैठे हुए, और शिखर के ऊपर बैठ करके आप सारी दुनिया को देख रहे हैं। आप एक पर्वत, मान के चलिए आप एक पर्वत पे बैठे, एज्यूम कीजिए आप एक पर्वत के ऊपर बैठे। पर्वत कौन है, पर्वत कौन है आप बताइए? यूएस। आप वहां बैठे हैं और वहां से बैठ करके सबको देख रहे हैं, और वहां देख रहे हैं अगर आप सब कुछ, और आप सब कुछ देख रहे हैं, तो आपको उससे सीख ले लेना चाहिए। और जब आप वहां से सीख करके कुछ अपने हिसाब से उस चीज को डिजाइन करेंगे ना, फिर तो वो बहुत ज्यादा आपको उभर करके आएगी चीजें, और उसका जो निखार होगा वो एक अलग ही मैनर में होगा, और वो एक बहुत ज्यादा यानी फ्यूचरिस्टिक होगा। वो दूरदृष्टिता वाली भाव है। आप बहुत कुछ सीख सकते हैं वहां से, और सीखने की कोई सीमा नहीं होती है, या कोई पैमाना भी नहीं होता है कि सर इतना सीखना है या इतना कम सीखने का कोई पैमाना नहीं, और सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप जीवन काल तक, यानी अपने मरने के वक्त तक सीख सकते हैं। अब इसके बाद क्या होता है कि इतने बड़े इस्लाम है। अब सर इधर एक बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है कि इस्लामिक स्टेट्स थे इतने सारे, टर्की था, साइबेरिया था, ऑस्ट्रेलिया था, उसके बाद और भी जो स्टेट्स है, इजिप्ट था, काफी सारे जो इस्लामिक स्टेट्स है वहां पे, ईरान है, इराक है, सर सारे, सऊदी अरब है, इतने सारे इस्लामिक स्टेट्स प्रेजेंट है उस जो मिडिल ईस्ट में, इतने सारे लोग प्रेजेंट है सर। उसके बावजूद एक राष्ट्र बनता है इसराइल, और इसराइल जो ये यहूदियों का राष्ट्र है। तो सर एक राष्ट्र, और सर प्रभुत्व के साथ बनता है, अनकंडीशनल बैकिंग देता है सर यूएसए। सर सप्लाई बहुत, पर मेन चीज सर क्वेश्चन तो यही है कि इतने बड़े इस्लामिक वर्ल्ड के अंदर
किस तरीके से एक छोटे से यहूदी पावर पनप जाती है सर, बहुत बड़ी सीख है सर। क्योंकि यही सीख है कि हमारे घर के अंदर अगर हमारे आपस में विवाद रहेंगे ना, तो हम कभी भी उन नेशन से नहीं लड़ पाएंगे या उन कंट्रीज से नहीं लड़ पाएंगे जो डेवलप्ड है। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण और बहुत ही सोचने योग्य बात, बहुत बारीकी से बता रहा हूँ सर, बहुत बारीकी से समझिएगा और दिमाग खोल करके बैठिए, आपको पूरी एक कहानी के रूप में ये सारी चीजें समझ में आएगी और यानी आपको बहुत समय तक ये चीजें याद रहेंगी कि क्यों इसराइल का जन्म हुआ। सर इसराइल का जन्म इसीलिए होता है क्योंकि वो स्ट्रेट बीच में जब ऑयल सप्लाई, अगर जो सिल्क रूट का मैंने आपको ईस्टर्न क्वेश्चन की बात की थी, जो सिल्क रूट की बात थी, तो सर नॉर्मल सी बात है, ये सिल्क रूट कितना महत्वपूर्ण है। जिसका इसके ऊपर कब्जा, उसका सुएज कैनाल, और जिसका सुएज कैनाल उसके पास ऑयल, ऑयल रिजर्व जिसके पास प्रेजेंट उसके पास सारी चीजें प्रेजेंट। क्योंकि ऑयल ही तो एनर्जी था सर, और एनर्जी तो सर इस्लामिक लोगों को जो थे उनको तो सर गॉड गिफ्टेड थी, उनके पास तो ऑलरेडी प्रेजेंट थी। ऐसी क्या भूल हो गई, ऐसी क्या चूक हो गई जिसके कारण से उन्होंने उस अरब वर्ल्ड के अंदर एक यहूदी यानी एक ज्यूस पावर पनप गई सर। और कैसे, हाउ, सोचिएगा सर। हिस्ट्री के लेसन बहुत कुछ सिखाते हैं, पर आप दिमाग खोल करके उसको एक्सेप्ट करना सीखिएगा ना, तो आप बहुत कुछ सीख जाएंगे, बहुत बेटर मैनर में सीखेंगे सर। एकदम आपके जो कॉन्सेप्ट है ना बहुत क्लियर हो जाएंगे। एनसीईआरटीज में भी ऐसा ही दिया हुआ है, सेम दिया हुआ है, आप उसको कॉन्सेप्चुअली पढ़ा कीजिए। जब आप किसी भी लेसन को पढ़ते तो उसके साथ मैप जरूर रखा कीजिए कि सर ये चीज चेंज हुई, तो इसके बाद अगर यहाँ पर अगर कोई चेंजेस हो रहा है तो इसके बाद ये चेंजेस क्यों हो रहे हैं, और क्या ये चेंजेस होना जरूरी है, क्या अचूक परिवर्तन होना जरूरी है, और जो परिवर्तन हो रही है हमारे आज के सिनेरियो में हम कैसे देख सकते हैं। यही तो है सर कि कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी को आपको करंट से रिलेट करना है, और इसी का मतलब तो किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है। सर एग्जाम आपसे बुकिश नॉलेज नहीं मांगता है, एग्जाम मांगता है आपसे समझदारी का नॉलेज, कि आपके अंदर कितनी समझदारी डेवलप हुई, जो आपने पढ़ा है क्या उसको आपने आत्मसात किया है, या आप उसको फील्ड में कहीं अप्लाई कर पाएंगे, कितनी इतनी नॉलेज है आपके पास। और यही तो चेक करती है सर कोई भी एग्जाम। और अगर नो डाउट अगर आपके पास वो सच में है, तो आपको कोई रोक नहीं सकता सर कोई भी एग्जाम क्रैक करने से। तो देख रहे होंगे आप कितना कुछ अभी चेंज होता है। इसके बाद क्या होता है, जो इसके बाद एक और महत्वपूर्ण मैं आपको बताता हूँ। अगर आप किसी भी गली, यानी मेन चीज अब यहाँ पे एक सीख मैं आपको दे देता हूँ जिससे आपको यानी कनेक्ट करते जाएंगे आज के सिनेरियो में, और जो मेनली प्रीवियस चीजें भी है उससे हम सीख के अपने लाइफ में कुछ चीजें अप्लाई करते हैं। तो आज का जो मुख्य भाग है, अब ये मुख्य भाग हमारा उद्देश्य क्या है, यहाँ पर हमने क्या सीखी, क्या चीज सीखी है कि अगर हम किसी को गाली देते हैं तो हो सकता है का ये मतलब हो कि हम उससे मुकाबला नहीं कर सकते। अगर हम किसी को अगर गाली देते हैं तो इसका मतलब ये है कि हम उससे ऑलरेडी हार मान चुके हैं। सर अरब स्टेट्स में जो इस अरब स्टेट में जो ज्यूज को है इसी तरीके से खदेड़ दिया गया, और सर आगे जब उनको मालूम पड़ा कि उनको वो चीज बुरी लग गई सर, तो उन्होंने एक स्टेट बना दिया। जब वो पाकिस्तान बना सकते तो सर इसराइल क्यों नहीं, क्योंकि सर वो जब उन्होंने बोला कि तुम भाई अरब वर्ल्ड जब पाकिस्तान की मांग कर सकता है, जो इस्लामिक लोग हैं जो मुस्लिम्स लोग हैं वो अलग पाकिस्तान की मांग कर सकते हैं, तो जो यहूदी लोग हैं ये क्यों अलग अपना यहूदी राष्ट्र नहीं बना सकते। तो सर उस समय बनता है आपका इसराइल। बतौर बहुत ही महत्वपूर्ण बात है सर, सोचिएगा, सोच करके तर्क वितर्क कीजिएगा, समझिएगा। समझने के बाद हम इस लेक्चर को आगे बढ़ाएंगे, और आगे बढ़ाने के साथ मैं आपको पूरा एक इसका सिनेरियो बताऊंगा। और सर इसके साथ मैं आपको एक और चीज जोड़ना चाहूंगा कि पूरे वर्ल्ड पर यहूदियों का प्रभुत्व है सर आज। पूरा वर्ल्ड, जितना पूरा अपना वर्ल्ड है उसमें क्या है कि यहूदियों का जो बहुत ज्यादा प्रभुत्व है, और मेन जो प्रभुत्व है, जबकि सारे ऑयल रिजर्व आप देख रहे होंगे, अगर आप देखेंगे तो जितने भी ऑयल रिजर्व है वो सब अरबिक स्टेट के पास, सऊदीज के पास है, ईरान के पास है, इराक के पास है, काफी सारे जो नेशंस है, अरब अरब वर्ल्ड है उसके पास काफी ज्यादा ऑयल प्रेजेंट है। तो सर फिर क्यों उनको इस तरीके की चीजें उनको देखने को मिल रही, जबकि एनर्जी तो उन्हीं के पास था ना सर, फिर भी कैपिटलिस्ट कंट्री यूएस बन गया।
बात है सर, कुछ तो बात है। सोचिएगा सर, सोचिएगा। क्योंकि जब क्या होता है सर, इस्लामिक्स जो होता है ना, इस्लामिक स्टेट के पास सब कुछ है, सब कुछ है उनको तो सर, गॉड गिफ्टेड है बहुत सारी चीजें। 56 के 48 के वॉर में भी सर, इस्लामिक जो जो यम का युद्ध था, जो यमन का युद्ध था सर, यमन के पूर्व में उनको हराया जाता है, वॉर में मारा। 6 डे वॉर में भी उनको भगाया सर, किनको, अरबीज को। उसके बाद क्या होता है सर, घर घर में घुस घुस के मारा है सर इन लोगों ने, किसने। और सर आज तो स्विस कैनाल में भी अगर आप देख रहे होंगे तो स्विस कैनाल पर भी कब्जा कर लेते हो सर आखिर। देख लिया ना सर आपने, किस तरीके से प्रभुत्व को अपना रहे, किस तरीके से अपनी पावर्स को बढ़ा रहे, किस तरीके से अपने डिफेंस पावर को बढ़ा रहे हो, किस तरीके से इकोनॉमिकल पावर उनकी बढ़ रही, किस तरीके से ऑयल के ऊपर धीरे धीरे वो अपना एक इस्लामिक स्टेट, सॉरी एक अपना यहूद ज्यूज स्टेट खड़ा कर देते हैं कि उनको ऑयल रिजर्व में कभी प्रॉब्लम ना हो, या ऑयल की डिमांड अगर उनका है तो वो डिमांड को फुलफिल करने के लिए दो स्टेट्स बना देते हो, एक पाकिस्तान और एक इसराइल। ये मैं आपको कल बताऊंगा कि किस तरीके से सारी चीजें होगी। और सर कितनी ही सारी चीज, अब सर इजिप्ट की अगर मेरी पूरी, इजिप्ट की जो पूरी एयरफोर्स है ना सर, उसको उड़ा देते हैं सर। समझ रहे हैं आप, इतना पावर रखते हैं सर फिर वो। क्योंकि सर वो अपने वो सीख जाते हैं कि अगर युद्ध में लड़ना है, और अगर युद्ध होना है और दो लोगों के बीच अगर लड़ना है तो आपको उसके घर के अंदर ही उसका विभीषण पैदा कर देना पड़ेगा। याद रखिएगा दोस्त, राम ने अगर रावण को मारा ना, तो केवल विभीषण के उस, सर वो तो भगवान थे सर, फिर भी रावण को नहीं मार पा रहे। सर घर में अगर विभीषण पैदा कर दिया जाए ना, तो फिर उस घर को तबाह होने से कोई नहीं रोक सकता। सर गौर कीजिए, ध्यान रखिएगा, ये सारी छोटी छोटी चीजें सर जीवन की सच्चाई है, और सच्चाई को हमेशा एक्सेप्ट करिएगा। कभी भी इस तरीके की चीजें अपने साथ ना होने दीजिएगा। अगर घर में कोई मसला होता है तो बैठ करके सॉल्व जरूर कीजिएगा, बात जरूर कीजिएगा सर। बात करने से बात बनती है, युद्ध किसी भी चीज का परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और सर यही हुआ, आगे जब मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें और बताऊंगा मैं आपको कि कितनी चीजें और होती है। दोस्तों आज का लेसन यही रखते हैं, और मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट लेसन में और कुछ बढ़िया बढ़िया बातों के साथ। और मैं आपको बताऊंगा, इस कहानी को हम आगे लेके जाएंगे, इस कहानी को कम से कम 10 लेक्चर या 12 लेक्चर भी लग सकते हैं, 12 सेशंस होंगे। और सर एक वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ साथ आपको एक लाइफ का नॉलेज भी मिलेगा, किस तरीके से तैयारी में क्या चीज़ें अचूक और क्या चीज़ें महत्वपूर्ण याद रखनी है वो भी आपको पता चलेगा। आपको सारी चीज़ों से मैं अवगत कराऊंगा, क्योंकि मुझे लगता है पढ़ने के साथ साथ एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। आपको ना केवल इसराइल और पैलेस्टाइन जो संबंध है उसके ऊपर जो बात हो रही है वो ही क्लियर होगा, उसकी हिस्ट्री क्लियर, अभी तो आपको जो होगा ना सर, वो वर्ल्ड हिस्ट्री के कई भाग क्लियर हो जाएंगे। क्यों यूएस बना, कैसे बना, इसराइल कैसे पनपा, किस तरीके से बना, पाकिस्तान क्यों, इंडिया के कंटेस्ट में किस तरीके की चीज़, सारी चीज़ मैं आपको बताते जा रहा हूँ वन बाय वन। सर आप काफ़ी सारी चीज़ें इससे इंटरलिंक करते जाएंगे, काफ़ी सारे भाग आपके क्लियर होते जाएंगे। जब आपसे कोई भी चीज़ के बारे में पूछेगा तो आप नॉर्मली उसको आंसर दे सकेंगे, आपके पास क्यों का जवाब होगा। ठीक है दोस्तों, तो मैं इन्हीं वचनों के साथ आप लोगों से अलविदा लेना चाहूँगा, और बहुत बहुत धन्यवाद प्रकट करना चाहूँगा उन तमाम लोगों को जो आज भी इस सेवा कार्यों में लगे हुए, और हमारे देश को काफ़ी अपने योगदान से, अथक योगदान से हम सभी लोगों की बहुत बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है दोस्त कि जब बहुत सारे लोग इस तरीके की सेवा भावना से आगे आते और सारी चीज़ों को देखते हुए एक समझते और एक समझ विकसित करके हमें अपने हर चीज़ में अपना योगदान दे रहे हैं। बड़ा ही अच्छा लगता है, आप लोग आते हैं और आकर के जब सेशंस को लाइक करते, कमेंट्स करते, और एक प्रोत्साहन मिलता है दोस्तों। आया कीजिए, देखा कीजिए, देखने से आपको पता चलेगा कितनी सारी चीज़ें प्रेजेंट थी और कितनी सारी चीज़ें बदल रही थी, क्योंकि यही सारी चीज़ें जो हमें आगे सिखाएगी कि हमें किस तरीके से किस राह पे चलना है। ये डायरेक्शन है दोस्त, और डायरेक्शन सही होना तो राजा बना देती है, और गलत होना तो फकीर बना देती है। सर फकीर का सेंस ये नहीं है मेरा, यानी आपके पास अगर ज्ञान सही दिशा में, आपके ज्ञान को यूज किया जाए, आपके बुद्धि को यूज किया जाए या बुद्धि का प्रयोग किया जाए ना, तो नो डाउट उससे बड़ी ताकत भी कोई नहीं, यानी उससे अच्छा दोस्त भी कोई नहीं। और अगर उसको गलत मायने में यूज कर लिया तो उससे बड़ा शत्रु भी कोई नहीं। तो आप डिसाइड कीजिएगा कि आप किस तरीके से क्या चीज़ है वो, मैं आपको सारा चीज़ दोनों पक्ष रखता हूँ सर मैं आपके सामने।
सही भी और गलत भी। अब आपको तय करना होता है कि आप किस पक्ष पे जा करके आगे बढ़े। तो दोस्तों धन्यवाद इस मंच के माध्यम से उन सभी लोगों को जो इस मुहिम में जुड़े हुए हैं तथा एक दूसरे का साथ बनाए हुए हैं, तथा भारत के सभी युवाओं से मेरा निवेदन है, अथक निवेदन है कि सर सहयोग की भावनाओं को कम ना होने दीजिएगा, आगे भी सहयोग कीजिएगा, समाज में अच्छी भावनाओं को बढ़ोतरी दीजिएगा। किसी भी प्रकार की मिस इन्फॉर्मेशन, किसी भी प्रकार के कोई भी व्हाट्सएप मैसेज को ज़्यादा फॉरवर्ड मत कीजिएगा, क्योंकि सर गलत इन्फॉर्मेशन कभी कभी बहुत सारी गलत भावनाओं को निर्माण कर देती है। जब तक आपने कहीं पढ़ा नहीं हो, किसी किताब में नहीं पढ़ा हो, ऑथेंटिक सोर्स से नहीं देखा हो, किसी के बताए हुए मार्ग पे मत आगे बढ़िए। बहुत विडंबना है सर, छोटे छोटे मैसेजेस के ऊपर लोग भरोसा कर देते हैं और कहीं ना कहीं बहुत सारा लैग कर रहे हैं सर। कंट्रीज में आज ऐसी ऐसी इन्फॉर्मेशन फैला रहे लोग जिनकी तो उनको खुद भी पता नहीं है सर, घर से मैसेज बना बना करके खुद डाल रहे हैं। तो सर क्षमा चाहता हूँ मैं उन लोगों से जो इस तरीके की सर भावनाओं को बड़ा ही मैं उससे सर परेशान कि सर मिस इन्फॉर्मेशन कभी कभी विनाशकारी विपरीत बुद्धि वाला कॉन्सेप्ट मत कीजिए सर, कि जब आपका विनाश आता है तो आप विपरीत बुद्धि चलाने लगते हैं। ऐसा कोई भी इन्फॉर्मेशन मत सर्कुलेट कीजिए जिसके आप पास यानी जिसका आपके पास ऑथेंटिक सोर्स नहीं हो। बहुत सारा आईटी सेल्स चल रहा है सर, वो काफ़ी सारी मिस इन्फॉर्मेशन ही वो करते हैं क्योंकि उन्हें किसी पर्टिकुलर पर्सन को आगे बढ़ाना है। तो आप वो मत कीजिए सर, आप समझिए, समझदारी से काम कीजिए। आपके हाथ में आपके देश का भविष्य है। तो आपको मैं इंश्योर करता हूँ कि आपको और भी आगे इसी तरीके की अच्छी सीखें, और हिस्ट्री के कुछ बहुत महत्वपूर्ण किस्से और कहानियां मैं आपको आगे ही बताता रहूँगा, और आपका एक पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री का पार्ट मैं आपको पूरी सिनेरियो में क्लियर करूँगा। तो धन्यवाद, धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।